आज का टॉपिक है पैराडाइम ऑफ फ्रेमिंग डिसिप्लिन एट स्कूल लेवल। आज हम विभिन्न विषयों के प्रारूप की संरचना पर विचार करेंगे। इसका मुख्य संबंध है वो पाठ्यक्रम, पाठचर्या तथा पाठ्य पुस्तक से बताया जाता है, क्योंकि विषयों का सबसे अच्छा उपयोग इन तीनों ही समस्याओं से होता है। पाठचर्या में प्रत्येक तथ्य को क्रमबद्ध और सुसंगठित आधार पर पैराडाइम में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठचर्या अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो यहाँ पर हम जहाँ तक ये जानेंगे कि विषयों के का प्रारूप क्या है, या विभिन्न विषय जो होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पैराडाइम का अर्थ एवं परिभाषाएँ। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम किसी से भी समस्या, उसकी जो उपकल्पना होती है, हाइपोथेसिस या विधि है, पद्धतियाँ होती हैं, कार्य हैं या मान्यताएं आदि होती हैं, उन सभी की रूपरेखा का एक समूह माना जाता है। पैराडाइम समस्या से संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने की का मार्ग या एक रूपरेखा है। कोई भी विषय है, उसमें अगर हम पैराडाइम जानना चाहते हैं तो हमें उसकी एक रूपरेखा या स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ता है। ये रूपरेखा बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है, क्योंकि कोई भी विषय हम बिना व्यवस्थित किए हुए या क्रमबद्ध किए हुए उसको सही रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्य के लिए हम जो भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूपरेखा बनाते हैं वही पैराडाइम कहलाती है। कर्लिंगन ने भी कहा है कि पैराडाइम किसी भी कार्य का एक ऐसा फ्रेमवर्क या आउटलाइन या रूपरेखा है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने कार्य को नियोजित करता है, यानी प्लान करता है, अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, सुसंगठित या ऑर्गेनाइज करता है और उसको गाइड करता है, निर्देशित करके निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करता है। होल्ड भी कहते हैं कि पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है। आगे हम देखेंगे कि पैराडाइम की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। यूटिलिटी ऑफ पैराडाइम। पहला तो यही है कि ये अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। कोई भी कार्य, अनुसंधान का कार्य है, बिना व्यवस्थित किए हुए, बिना क्रमबद्ध रूप में किए हुए कोई भी निष्कर्ष प्रदान नहीं करता है। इसलिए पैराडाइम का मुख्य कार्य ये माना जाता है कि ये प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करता है। ये कार्य से संबंधित सभी पहलुओं को स्पष्टता से प्रस्तुत करता है या स्पष्ट करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पैराडाइम वो कार्य है जो जितने भी कार्य होते हैं उससे संबंधित जितने भी पहलू होते हैं उन सबको क्लियरिटी प्रदान करने का कार्य करता है। ये कार्य को असंबंधित और बाधक तत्वों से बचाकर समय और श्रम की बचत भी करता है। पैराडाइम की उपयोगिता इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये हमारे समय और श्रम की बचत करता है, और ऐसे जो बाधक तत्व हैं, ऑब्स्टेकल जो फैक्टर्स होते हैं जो कि समस्या को उत्पन्न कर देते हैं, उन सभी को जो असंबद्ध हैं और बाधक तत्व हैं उनसे बचाव भी करता है। ये समस्या के संबंध में नवीन दृष्टिकोण प्रदान करके कार्य को सरलता और सहजता प्रदान करता है। तो पैराडाइम का ये भी कार्य है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, और इस जिससे कि वो कार्य है सरल रूप में आ जाए और सहज रूप में आ जाए। हाँ, तो हम आगे बात कर रहे हैं अध्ययन विषय के रूप में विज्ञान का प्रारूप। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि पैराडाइम में जो विषय हैं उनमें उनके प्रारूप के बारे में या उनकी संरचना के बारे में बात की जा रही है। तो जितने भी विषय होते हैं इसमें मुख्य रूप से इसमें विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, आदि विषय आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अध्ययन के विषय के रूप में विज्ञान का प्रारूप। विज्ञान के प्रारूप में हम बात करेंगे तो विषय वस्तु का ज्ञान। सबसे पहले कोई भी संरचना तभी बनती है जब हमें उसे कंटेंट का ज्ञान होता है, विषय वस्तु का ज्ञान होता है। तो उसमें विज्ञान के विषय वस्तु में आता है जैसे विज्ञान का परिचय, दूसरा आता है मानव एवं सजीव प्राणी, तीसरा पदार्थ की प्रकृति है, चौथा जीवन निरंतरता एवं संरक्षण, फिर बल एवं गति आती है, जीवन और ऊर्जा, पर्यावरण संतुलन एवं प्रबंधन, समाज में तकनीकी
तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास, खगोल शास्त्र एवं ग्रह आंतरिक खोजें। ये सारे जो जो सब टॉपिक दिए गए हैं, ये सभी विज्ञान का की एक संरचना का निर्माण करते हैं। दूसरा, इसके हम इस ग्रुप में सामाजिक विज्ञान के प्रारूप की चर्चा करेंगे कि सामाजिक विज्ञान का प्रारूप या संरचना क्या है। इसमें पहला आता है स्थानीय समाज का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण। इसमें जो बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक इकाई के रूप में अध्ययन। दूसरा जलवायु आता है। तीसरा व्यवसाय तथा उद्योग धंधे। चौथा कृषि है। पाँचवा वाणिज्य है। छठा यातायात है और सातवां जनसंख्या वितरण है। दूसरा इसमें आता है जिले के इतिहास का अध्ययन। इसके अंतर्गत जिले के जितने भी संसाधन हैं और या जितने भी उद्योग हैं उनकी चर्चा रहती है कि कौन कौन से संसाधन हैं, हम उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी स्थानीय लेवल पे हमें कौन कौन से संसाधन उपलब्ध सरलता से हो जाते हैं। तीसरा आता है स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि स्थानीय जो शासन है उसकी इस समय वर्तमान समय में क्या स्थिति है। दूसरा नगर है एवं पंचायत की स्थिति क्या है, ये आ जाता है। चौथा इसमें आता है मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान। इसके अंतर्गत हम जो बिंदु लेते हैं वो इस प्रकार के कि जो स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ पर अस्पतालों की स्थिति क्या है एवं उनकी संख्या कितनी है, यानी स्वास्थ्य के विषय में कितनी जागरूकता है और स्थानीय स्तर पर इनकी स्थिति क्या है। पाँचवा भोजन आता है। भोजन के उत्पादन के जो विभिन्न स्तर होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसमें स्थानीय फसलें क्या हैं, उनकी विवेचना का वर्णन होता है। लोगों के रहन सहन की स्थिति की विवेचना, आधुनिक खाद्य व्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था, ये सारे हैं जो भोजन से ही जुड़े हुए होते हैं। इन सभी की चर्चा इसके अंतर्गत रहती है। छठा आता है वस्त्र। वस्त्र के अंतर्गत जो राष्ट्रीय जो पोशाकें थीं जो पहले चल रही हैं हमारी वर्तमान समय में या पहले प्राचीन काल में चली थी, तो वो सारी राष्ट्रीय पोशाकें आती हैं। फिर प्राचीन भारत की पोशाकें परंपरागत रूप से अतीत में कौन कौन सी पोशाकें पहनी जाती थी उनके बारे में इसमें वर्णन होता है। तीसरा वस्त्रों के निर्माण की सामग्री, जैसे किस किस चीज़ से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसमें रुई मुख्य रूप से है, सूती वस्त्रों का निर्माण रुई से होता है और जिस खोले आदि बनाई जाती हैं उनके बारे में बताया जाता है। सातवां शक्ति आता है। इसके अंतर्गत छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे अवगत कराया जाता है, जैसे कि क्योंकि कई शक्तियाँ हैं, शक्ति के कई रूप होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि पशु शक्ति है वो अपना स्तर है उसके बारे में बताया जाता है। जल शक्ति है उसके बारे में बताया जाता है। भाप शक्ति है और अणु शक्ति है। ये सारी शक्तियाँ हैं इनके बारे में चर्चा की जाती है इसके अंतर्गत। आठवां आता है आवास। आवास में जो जितने भी युग हैं रहे हैं यानी प्राचीन काल से, उन सभी में लोगों के लिए जो आवास बनाए जाते थे वो किस प्रकार के बनाए जाते थे और आवास में आवास को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक आवास की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, ये सब इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। नंबर आता है इसके अंदर यातायात के अंतर्गत अगर हम देखें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तो हमें कई चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है पैराडाइम में, जैसे समुद्री मार्ग, भारत में रेलों का विकास कैसे हुआ, सड़क यातायात के बारे में बात की जाती है। अतीत के संचार साधन क्या थे और संचार साधनों का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे जो दृष्टिकोण हैं ये इसके समय पैराडाइम इनके जो प्रारूप है या संरचना बनाने में इन सभी की चर्चा की जाती है। तीसरा हम देखेंगे कि अध्ययन विषय के रूप में भाषा का भी अगर देखा जाए तो विशेष महत्व होता है। अध्ययन विषय के रूप में भाषा अपने आप में ही एक अलग संरचना है, इसका निर्माण किया जाता है। भाषा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम उस चीज़ को समझ लें, देख लें और उसको अच्छी तरह से अंतर्ग्रहण कर सकें। तो विद्यालय संरचना में भाषा का प्रारूप कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो,
हर भाषा में एक ही संरचना ज़्यादातर ये कि विषय वस्तु रहती है। इसमें जैसे आता है कि संज्ञा दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा विशेषण आते हैं, चौथा कारक है हिंदी में आता है, फिर क्रिया आती है, उपसर्ग आते हैं और प्रत्यय आते हैं, उसका शब्द विलोम, विराम चिन्ह आते हैं, वचन आते हैं, काल आता है, लिंग आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आती हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कई वाक्यों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। और संधि का प्रयोग है, समास है, पत्र लेखन व्यवस्था है, ये सारी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर हम दूसरा देखते हैं इसके हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में, तो अध्ययन विषय के रूप में हिंदी साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत जो विषय वस्तु रखी जाती है उसमें कविता होती है, कहानी होती है, यात्रा वृत्तांत होते हैं, संस्मरण होते हैं और निबंध होते हैं तथा एकांकी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हिंदी साहित्य की पैराडाइम का निर्माण करती हैं।